हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली क्लास 8th के मैथ्स का सोल्यूशन का पार्ट 3 लेकर आ गई हूँ, जो कि इस पूरे सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने 11th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी आपको पता है कि आपके पास हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम दिनों में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो आप आयुष सर का जो कोर्स है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखिए, एक फादर और एक सन की बात हो रही है। तो फादर की जो अभी की एज है, प्रेजेंट बोल रहे हैं ना आपको यहाँ पे, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मतलब अभी की एज जो है फादर की, दैट इज 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो अपने बेटे से उसकी जो एज है अभी, वो कितनी गुना है? 3 गुना ज़्यादा है। तो हम इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं ना, जिसकी एज हमें जिसके रिस्पेक्ट में दी रहती है। जैसे देखिए, फादर की एज दी है सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फादर की एज बता रहा है ना कि सन से कितनी ज़्यादा है, ठीक। तो सन की एज को हम जिसके रिस्पेक्ट में हमें एज फाइंड करना है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले क्या करेंगे, सन का जो प्रेजेंट एज है, अभी की एज जो है, वो हम मानेंगे एक्स, ठीक है। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? फादर, सन की एज एक्स है, और यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 टाइम्स मतलब गुना। फादर की एज सन से 3 times है, सन के एज के 3 गुना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सन की एज में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × x मतलब 3x। इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। दैट ऑफ इज सन आफ्टर 5 years। देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है। 5 साल बाद की बात कर रहा है। अब देखिए, सन और फादर दोनों की एज 5 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं है कि सन उतना ही रह गया और फादर की एज 5 साल बाद और 5 साल बढ़ गई। सन की भी 5 साल बढ़ेगी, फादर की भी 5 साल बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years द फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद क्या होगा कि फादर और सन की एज जो भी होगी, उसमें फादर की एज जो है वो अपने सन से दुगनी होगी, ठीक है। दुगनी मतलब ट्वाइस, 2 times होगी। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन? आपसे सन की प्रेजेंट एज हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो फाइनली आपसे यही फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन उसके पहले हमें इक्वेशंस बनाने होंगे। देखिए, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल उसकी एज में ऐड हो जाएगा। वो किसके बराबर होगी? ट्वाइस बोल रहे हैं ना, ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। ट्वाइस मतलब 2 गुनी। 2 गुनी किसके 2 गुनी? अपने सन की एज के 2 गुनी। तो सन की एज 5 साल बाद कितनी होगी? 5 साल पहले या प्रेजेंट में अभी x है, तो 5 साल बाद हो जाएगा x + 5, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ट्वाइस मतलब देखिए, 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। वो आपको अंडरस्टूड है, वो ऐसे ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते नहीं है जनरली, ठीक है। मैंने लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, 3x + 5 = 2। देखिए, जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर रहता है और ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर्स रहते हैं जो प्लस या माइनस हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x हो गया। बीच में देखिए साइन क्या है, प्लस का साइन है ना। x और 5 के बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर हम दूसरी बार क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 = 10, ठीक। अब देखिए, x वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं, हम इक्वल टू के एक साइड पे ले जाते हैं, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं मतलब नंबर हैं, उनको हम = के दूसरे साइड ले जाते हैं। तो देखिए, 3x है यहाँ पे, इस 2x को इधर करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 3x - 2x।
क्यों माइनस होगा? क्योंकि जो 2x है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके सामने कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस का साइन। तो ये जब इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जाता है तो साइन रिवर्सल हो जाता है। तो 3x माइनस 2x हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ 10 बचा, और इस 5 को अगर हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 से पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3x में से 2x गया तो 1x बचा, सिर्फ एक x, इज इक्वल टू 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें x ही तो मतलब फाइंड आउट करना था। सन की एज हमें प्रेजेंट में सन की एज फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आ गया आंसर 5 ईयर्स। तो यहाँ देखिए ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर अ रोम्बस। एक रोम्बस का शेप जो होता है उसके लिए क्या चीज फॉल्स है, क्या चीज गलत है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए इसके लिए मैं आपको रोम्बस आपको मैं दिखाती हूँ एक रोम्बस कैसा होता है। तो देखिए ये है एक रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये ए बी वाला जो साइड है ये बी सी के पैरेलल होगा, सॉरी ए डी है यहाँ पर, हाँ ए डी वाला जो साइड है वो बी सी के पैरेलल होगा, और ए बी वाला जो साइड है वो डी सी के पैरेलल होगा। और क्या होंगे, ये चारों के चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सबकी लेंथ एक जैसी होगी। फिर क्या बोल रहा है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए ऑपोजिट मतलब ये देखिए ये ए वाला जो एंगल है ये सी वाले एंगल के इक्वल है, और ये जो बी वाला एंगल है वो डी वाले एंगल के इक्वल है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर मतलब जो डायगोनल्स जा रहे हैं, देखिए डायगोनल्स कौन सा है, ये बी डी, ये लाइन जो है ये डायगोनल है, एक डायगोनल हो गया एक साइड से, और ये ए सी, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये जो ए सी है ये हो गया दूसरा डायगोनल, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री है, एकदम एक दूसरे को 90 डिग्री पे ये कट करती हैं, और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में कट करती है। कैसे, देखिए इसका मतलब अगर ये वाला जो मैं AC वाला जो डायगोनल है मान लो कि 10 सेंटीमीटर का था, ठीक है, तो अब क्या होगा, जहाँ बीच में इसने कट किया, मान लीजिए O पे कट किया, तो ये A से लेके O जो होगी वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी, और O से लेकर C तक भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं मान लूँ कि BD जो था वो 12 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर B से लेकर O तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 का हाफ, और O से लेकर D तक भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कहीं भी आपसे नहीं कहा है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात तो सही है, हमने देखा। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी बात सही है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये भी बात सही है, हमने देखा। लेकिन डायगोनल्स आर इक्वल जो है ये बात गलत है, और आपको यही बताना था कि फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसको मैं ऐसे इरेज कर देती हूँ, यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो हम गलत वाले पे ही टिक करेंगे, राइट। चलिए देखिए 14th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐड है, इसलिए आपको थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। रवि रिसीव्ड अ गिफ्ट बॉक्स शेप्ड लाइक अ स्क्वायर। रवि को एक गिफ्ट बॉक्स मिला जिसकी शेप कैसी थी, स्क्वायर जैसी थी। ही नोटिस दैट द डायगोनल्स ऑफ द बॉक्स टॉप फेस आर 14 सेंटीमीटर ईच। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसने नोटिस किया कि जो बॉक्स का टॉप सरफेस था, जैसे कि आपको ना
गिफ्ट बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था एक्चुअली क्यूब लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो 3D शेप रहता है ना। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ डबल बार ग्राफ होता क्या है। देखिए ऐसा होता है एक डबल बार ग्राफ। इसमें देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर देखिए y1 y2 y3 y4, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे कि कितने उन्होंने रन्स बनाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ है 50 रन, यहाँ मान लीजिए 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, 150, ऐसे करके हमने मार्किंग रख दी। और यहाँ पर x1 x2 x3 क्या है, ये मैच नंबर है, ये पहला मैच, ये दूसरा मैच, ये M2 है, ठीक है, दूसरे मैच में, फिर तीसरे मैच में। और देखिए यहाँ पर हम टाइप 1 और टाइप 2 में क्या करेंगे, जो हमें प्लेयर्स को जिनको हमें कंपेयर करना है हम उनको रखेंगे। टाइप 1 में मान लीजिए हमने रख दिया रोहित को, ठीक है, रोहित शर्मा को, और टाइप 2 में हमने रख दिया विराट कोहली को। तो देखिए ऑरेंज वाला जो बार है, ये ऑरेंज वाला जो बार है वो आपको रोहित शर्मा के रन्स बताएगा, और जो ग्रे वाला बार है वो आपको विराट कोहली के रन्स बताएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि पहले वाले मैच में, मैच 1 में रोहित शर्मा ने ज़्यादा रन्स स्कोर किए हैं और विराट ने कम किया है, ठीक है। लेकिन मैच 2 में देखिए रोहित शर्मा ने कम स्कोर किया है और विराट कोहली ने ज़्यादा स्कोर किया है। ऐसे करके हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो दो बार ग्राफ्स है ना, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डबल बार ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब कि कौन सा ऐसा जो सेट ऑफ नंबर है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो सेट ऑफ नंबर होते हैं 3 नंबर के सेट में, उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसे हमें हाइपोटेन्यूज मानना होता है। तो पहला सेट अगर हम लेकर चले 7, 8 और 9 का, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 9 है ना। तो हम 9 को हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 7 का जो स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है, दैट शुड बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 9 का स्क्वायर हुआ 81, ठीक है। तो क्या 49 प्लस 64 81 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये ऐसे ही आँख से ही दिख जाना चाहिए कि बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, ठीक है। ये 113 चला जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए हम दूसरे सेट पर आते हैं। दूसरा सेट क्या है हमारा, 9, 12 और 14। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ क्या है, 14 है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 14 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 शुड बी इक्वल टू 196। तो ऐड करके देखिए 196 आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ अगर आप 81 लिखेंगे तो 4 के नीचे 1 आएगा, तो 4 और 1 तो 5 होता है, यहाँ पे हमें 6 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट सेट पे आते हैं। 8, 5 और 15 और 17। तो 17 सबसे बड़ा है तो इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। तो 225 में 64 ऐड कीजिए, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 8, 289। तो ये हमारी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा करने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है।
कि अगर आपका ऑप्शन सही बैठ गया तो चारों ऑप्शन को आप टेस्ट करने मत जाइए, इससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ अ क्यूब रूट इक्वल टू 7। आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट 7 है। क्यूब रूट मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसे अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करें 3 बार, ठीक है, तो एक बड़ा नंबर आ जाए। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि 5 को मैं 3 बार क्या कर रही हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125। तो हम अब ये कहेंगे कि 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125। 5 जो है वो 125 का क्यूब रूट है, ठीक है, क्योंकि हमने 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें 125 मिला। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ऐसा नंबर पूछ रहा है जिसका क्यूब रूट 7 के इक्वल है। इसका मतलब 7 को अगर हम, यहाँ पे सिंपल से ये पूछ रहा है कि 7 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो 7 7 ज़ार 49 और 49 इंटू 7 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाए 343, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टीवी इज प्राइस्ड एट ₹20,000। एक टीवी की कीमत है ₹20,000, ठीक है, 20,000 रुपीज़ एक टीवी की प्राइस है। इफ़ द जीएसटी रेट, जीएसटी मैंने आपको बताया है पहले भी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज़ 18%, अगर इस टीवी पर 18% का जीएसटी लगता है, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अभी जीएसटी लगाया नहीं है, ठीक है। 20,000 आप गए किसी शॉप पर टीवी खरीदने और आपने एक टीवी पसंद किया, उसने बताया शॉपकीपर ने कि इसकी प्राइस 20,000 है लेकिन विदाउट टैक्स, अभी इसमें टैक्स नहीं लगा है। जब मैं आपका बिल बनाऊंगा तब इसमें मैं टैक्स भी ऐड करूंगा, और वो टैक्स कितना होगा, 18% होगा, 18% होगा। तो वो 18% किसका होगा, वो 18% होगा इस कॉस्ट का, जो उसका वहाँ पे उसने आपको कॉस्ट बताया 20,000, उसका 18% जीएसटी लगेगा। तो टोटल आपको कितना देना होगा, 20,000 तो आप देंगे ही, साथ साथ में 20,000 का 18% जितना भी आएगा उतना आपको और देना पड़ेगा। तो 20,000 का 18% हम निकालते हैं, 20,000 यहाँ पे जितना परसेंट निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई में रखते हैं का 18 और नीचे यहाँ 100 रखते हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, और देखिए यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 200 इंटू 18 बचा, तो 18 2 ज़ार तो 36 हो गया, और हमारे पास 2 0 और बचे हैं, तो यहाँ पर 3,600। इसका मतलब आपको टोटल देना कितना होगा, ये आपका जीएसटी आया, ठीक है, ये आपका जीएसटी की वैल्यू आई, लेकिन आपको देना कितना है, 20,000 प्लस 3,000, यहाँ पर रुक जाइए एक मिनट, हाँ 3,600, तो ये हो गया आपका 23,600 आपको देना पड़ेगा टोटल उस टीवी को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23,600, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। रवि रिसीव्ड ₹10,000 एज अ बर्थडे गिफ्ट। रवि को 10,000 रुपीज़ मिले बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से, एंड ही डिसाइडेड टू डिपॉजिट इट इन अ बैंक ऑफरिंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है। तो वो एक बैंक में जाता है डिपॉजिट करने अपने पैसे को, जहाँ पर बैंक उसको हर साल, एनुअली मतलब हर साल, कितने का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है, 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है।
तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच विल रवि हैव इन हिज अकाउंट आफ्टर 2 years। तो रवि के अकाउंट में 2 साल बाद कितने पैसे होंगे। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल कह सकते हैं उसको, बट मैं फॉर्मूले से आपको नहीं करवाऊंगी, मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला यहाँ पे दे दूंगी, बट यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पर रवि ने कितने पैसे जमा किए, रवि ने जमा किए 10,000, 10,000 मिले थे उसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इसका कितना है, ₹10,000। ठीक है, अब देखिए 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब हर साल 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले साल तो जो इसका इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही काउंट करेंगे हम। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, कितना अमाउंट उसने ओरिजिनली जमा किया, तो 10,000 उसने जमा किया। रेट कितनी है, कितने रेट पर, इंटरेस्ट रेट का कितना है, 5% है। टाइम कितना है, पहले साल की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, हम पहले 1 साल का इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा वो निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 ही साल लिखेंगे अपॉन 100। ये 2 0 यहाँ से कट गए और बचा क्या हमारे पास, 500 रुपीज़। इसका मतलब है पहले साल उसको अपने जो 10,000 है उस पर 500 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो जब देखिए जब वो सेकेंड ईयर में जाएगा तो अभी उसके बैंक में कितने पैसे होंगे, 10,000 प्लस 500 होंगे, तो कितने हो गए 10,500 वो लेकर अभी जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अब जो 5% इंटरेस्ट उसको मिलेगा अगले साल वो 10,000 रुपीज़ पे नहीं मिलेगा, वो उसको 10,500 रुपीज़ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें 10,500 का भी 5% निकालना होगा। तो देखिए 10,500 का 5% इंटू 5 करेंगे और ईयर में 1 लिखेंगे क्योंकि हम सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं ना, तो सेकेंड ईयर मतलब एक ही ईयर है, एक ईयर तो पहले हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अपॉन 100, यहाँ से हमने 2 0 हटा दिए, तो 105 इंटू 5, ये हो गया आपका 525 रुपीज़। इसका मतलब जब ये साल ख़त्म होगा तब इसके अकाउंट में और 525 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो देखिए वही तो आपसे पूछा था, अभी कितना था, 1 साल बाद 10,500 और 525 ऐड हो जाएंगे, और 525 ऐड हो जाएंगे, मतलब यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ ये 1 आ गया, ये 1। अब 2 साल बाद उसके अकाउंट में टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी, 11,025 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर है 11,025, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको ऐसे नहीं निकालना है और अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट मतलब टोटल 2 साल बाद कितना बनेगा इज इक्वल टू P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n मतलब टाइम ऑफ ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे P की जगह हम लिख देंगे 10,000, यहाँ ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है ना, 5% है हमारे पास, अपॉन 100, और कितना साल के लिए दिया है 2 इयर्स के लिए। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, ये ऊपर का 100 प्लस 5 105 टू दी पावर 2। यहाँ पे देखिए अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए ये 105 अपॉन 100 जो है वो 2 बार है ना, इसका पावर 2 है, तो इसको यहाँ पे ऐसे 2 बार लिख दीजिए, 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 105 अपॉन 100।
देखिए यहाँ 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो कट गया, यहाँ 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट गए, बचा क्या 105 इंटू 105, जिसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, जो हमारा ओरिजिनली आंसर आया था वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है 11,025 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते हैं निकालने के। मैंने आपको वो कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया पहले वाला, और ये दूसरा जो तरीका है वो फॉर्मूला वाला तरीका है। आपको जो पसंद आए आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्विमिंग पूल इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक स्विमिंग पूल है जिसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है। इसका मतलब उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट भी होगी। विथ अ लेंथ ऑफ 25 मीटर, लेंथ कितना दिया है 25, ब्रेथ कितना दिया है, यहाँ पे ब्रेथ मतलब विथ, ठीक है 10 मीटर, सब मीटर में है, ठीक है। और डेप्थ या हाइट कितनी है इसकी, यहाँ देखिए हाइट की जगह डेप्थ क्यों बोल रहा है, क्योंकि स्विमिंग पूल मतलब नीचे के साइड है ना इसकी हाइट, इसलिए इसको गहराई बोल रहा है, डेप्थ बोल रहा है। तो हमें क्या पूछा है कि हाउ मच वाटर कैन द पूल होल्ड इन क्यूबिक मीटर्स। तो कितना पानी इस पूल में आ सकता है, क्यूबिक मीटर्स में ही आपको पूछा है, आपको यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। मीटर है, मीटर क्यूबिक मीटर में ही आपसे पूछा है। तो कितना पानी आएगा इसका मतलब क्या है, हमें निकालना है, हमें उस पूल का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 25 इंटू 10 हो गया 250, और 250 इंटू 4 हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यही हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर जो हमें निकालना था। तो देखिए यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में। तो फाइनली हम लोगों ने इस मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर लिया, और मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर करते जा रहे होंगे। और फिर से जाने से पहले बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।